अच्छा बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रम के हवाले से, और बड़ी एक तवील गुफ्तगू हुई थी स्पेक्ट्रम से रिलेटेड। और आपसे मैंने कहा था कि स्पेक्ट्रम की बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसी स्पेक्ट्रम की बात से हम अगला टॉपिक आपको समझाएंगे, जो कि रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस है। अगर वो स्पेक्ट्रम वाली बात आपको समझ में आती है तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल के हवाले से कुछ बातें हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो पहला तो काम ये है कि कल के लेक्चर को जल्दी से अपने जहन में एक मरतबा रिकॉल कर लीजिएगा पूरी बात को, और उसके बाद हम आगे चलते हैं रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का जो ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है, ये हमें क्या बताता है? इससे डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस एक काम तो ये होता है। उसके अलावा रदरफोर्ड साहब ने इसी एक्सपेरिमेंट के बलबूते पर अपना एटॉमिक मॉडल दिया है, इसी एक्सपेरिमेंट के बलबूते। और ये एटॉमिक मॉडल ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बड़ा वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। इस मॉडल को, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को बड़ा वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो अच्छा, अब इससे पहले रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया है 1911। इससे पहले तक एटम कैसा होता है इस हवाले से एक साइंटिस्ट थे, जे जे थॉमसन नाम, और उनका एक एटॉमिक मॉडल बड़ा मशहूर था। उनका एक एटॉमिक मॉडल बड़ा मशहूर था, और ये जे जे थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल था। और जे जे थॉमसन साहब ने अपने एटॉमिक मॉडल का जो इनका नाम था, वो मतलब एटॉमिक मॉडल का वो ये था, थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। अच्छा, पुडिंग क्या होता है? पुडिंग शायद क्योंकि खवातीन की क्लास है माशाल्लाह, तो शायद आप लोग पुडिंग से वाकिफ हो। एक स्वीट डिश होती है, आई थिंक सो, एक कस्टर्ड की तरह, ऐसा ही है। अगर किसी को पता है तो बताइए, तस्दीक कर दें। जी सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो अब पुडिंग जो है वो बेसिकली, इसको पुडिंग का लफ्ज क्यों दिया गया? क्योंकि थॉमसन ने कहा था कि एटम का ना कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि एक इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है। और इस इरेगुलर स्ट्रक्चर की वजह से एटम में चारों जानिब, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है वो एटम में मुख्तलिफ कोई फिक्स पोजीशन पर नहीं होते, बल्कि रैंडमली डिस्प्लेस्ड होते हैं, आगे पीछे रैंडमली डिस्प्लेस्ड होते हैं एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ये कहा था किसने? थॉमसन ने कही थी ये बात। ठीक है, ये बात किसने कही? ये बात करी थॉमसन ने। अच्छा, इस बात के बाद 1911 में जब रदरफोर्ड साहब ने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने फिर इस मॉडल को मतलब अपना जो मॉडल पेश किया, उनके मॉडल के बाद रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो। अब रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया, ये समझ लेते हैं। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले तो एक मेटल का टुकड़ा लिया, और उस मेटल के टुकड़े पर, उस मेटल के टुकड़े पर इन्होंने अल्फा रे को हिट किया। जब अल्फा रे मेटल के टुकड़े से टकराई टकराई मेटल का टुकड़ा ऐसा था, ठीक है ना, बिल्कुल एक पर्टिकुलर फेस पे, मतलब एक प्लेन शेप थी। जब अल्फा रेज उससे टकराई तो अल्फा रेज ने उसके अंदर कैविटी पैदा कर दी, और अल्फा रेज बाउंस बैक हो गई। हमें पता है कि अल्फा रेज की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है ना। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने इन अल्फा रेस के टकराने से जो ये कैविटी प्रोड्यूस हुई थी ना, यानी कि जो सुराख प्रोड्यूस हुआ था, इसकी थिकनेस को मालूम किया। इसकी थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर। अब थिकनेस के लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ही कम है, मतलब
अगर मैं किसी सरफेस पर अल्फा रेस को हिट करता हूँ, तो अल्फा रेस के हिट होने से जो उसमें सुराख पैदा होगा ना, वो सुराख मुझे आंखों से नजर नहीं आएगा। ये इतनी कम थिकनेस है, आसान लफ्जों में मैं ये बात कह सकता हूँ। तो ये थिकनेस मतलब ये जो गहराई है या ये जो गड्ढा है, ये देखने के लिए मैं मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी इतना, क्योंकि ये जो गड्ढा है ये बिल्कुल अनकंसिडरेबल सा है। ठीक है ना। तो रदरफोर्ड ने इसको मेजर किया। मेजर करने के बाद इन्होंने इसी थिकनेस की एक गोल्ड फॉइल बनाई, इसी थिकनेस की, सेम थिकनेस। सवाल ये उठता है कि सर ये गोल्ड फॉइल क्या है। देखो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो मिठाइयों की दुकान पर या जो अक्सर स्वीट डिशेस होती है जैसे खीर वगैरह, उनके ऊपर एक सिल्वर कलर की एक पन्नी चढ़ी हुई होती है, जिसे हम सिल्वर फॉइल कहते हैं, चांदी का वर्क कहते हैं उर्दू में। देखा है, मिठाइयों पर लगी हुई होती है अक्सर। जी सर। यस जी सर। सर। और वो खाते भी है, मतलब ऐसा नहीं कि खाने के लायक नहीं होती, वो खाने लायक भी होती है। और अगर वो एल्यूमिनियम फॉइल है तो खाने लायक नहीं होती ऑब्वियसली, लेकिन अगर वो सिल्वर फॉइल है तो वो खाने लायक होती है, तो खाते भी है। तो वो जो फॉइल आपने देखी है बेसिकली, अब अगर फॉइल आपने देखी है और कभी अगर किसी ने अपने हाथ में भी ली है, तो उसे अंदाजा होगा कि फॉइल बहुत ही नाजुक होती है, बहुत ज्यादा लाइट होती है। मतलब जरा सा अगर रफ हैंडलिंग हम करेंगे फॉइल की, तो वो फॉइल जो है वो फट जाती है, टूट जाती है। ऐसा ही है। यस सर। यस सर। यस सर। तो रदरफोर्ड साहब ने भी एक इसी तरह की फॉइल बनाई, लेकिन वो फॉइल सिल्वर की नहीं थी, बल्कि वो फॉइल गोल्ड की बनी हुई थी, यानी गोल्ड एटम से वो फॉइल बनाई थी। तो उसकी थिकनेस जो थी फॉइल की, अल्टीमेटली यानी कि जो फॉइल है, इस फॉइल की बात कर रहा हूँ, इसकी थिकनेस ना के बराबर थी, 0.00004 इसकी थिकनेस थी। अच्छा, इतनी ही थिकनेस क्यों रखी सर इसने? क्योंकि बेटा इतनी थिकनेस के अंदर से अल्फा रेस पास हो सकती है। इस थिकनेस से अगर ज्यादा होगा ना तो अल्फा रेस पास नहीं हो पाएगी। इस वजह से इन्होंने इतनी थिकनेस रखी थी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद अब एक्सपेरिमेंटल कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो आपको कुछ इन चीजों के हवाले से बता दें कि ये क्या है। ये एक हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जिसमें से आपको पता है कि इनविजिबल रेडिएशंस निकलती हैं। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का काम होता है रेडियो एक्टिव रेस प्रोड्यूस करना। और ये यहाँ पर एज अल्फा सोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अल्फा सोर्स है हमारे पास, यानी अल्फा यहाँ से निकल रहा है। उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो गोल्ड फॉइल के बीच में, और ये क्या है, ये एक लेड बॉक्स है। लेड बॉक्स में एलिमेंट रखा हुआ है हमने। अच्छा, इस गोल्ड फॉइल के इर्द गिर्द चारों तरफ इन्होंने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई हुई है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का काम भी आपको पता है। इसका काम क्या होता है? टू डिटेक्ट इनविजिबल रेडिएशन। जो इनविजिबल रेडिएशन होती हैं जैसे एक्स रेज, गैमा रेज और रेडियो एक्टिव रेज, उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। तो इन्होंने इसके इर्द गिर्द जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी ताकि वो इन रेडिएशन को डिटेक्ट भी कर सके। अच्छा, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फा रेज को इस तरीके से टारगेट किया कि ये अल्फा रेज इस गोल्ड फॉइल पर जाएं। मतलब अल्फा रेज निकले, यानी कि इस एलिमेंट में से रेडियो एक्टिव रेज अल्फा रे निकले और वो इस गोल्ड फॉइल की तरफ जाए। अच्छा, जब ये गोल्ड फॉइल की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली, अच्छा गोल्ड फॉइल की तरफ जाने पर क्या होगा, ज्यादातर जो अल्फा रेज है ना, आप देख सकते हो, वो बिना रुके, बिना रुकावट के वो इस गोल्ड फॉइल में से पास हो गए और सीधे जाकर पीछे जाकर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकरा गए, ज्यादातर अल्फा रेज। लेकिन कुछ अल्फा रेस ऐसे भी थे जो इस गोल्ड फॉइल में से पास होकर अपने रास्ते से भटक गए। अच्छा, जो रास्ते से भटके नहीं, सीधे सीधे चले गए, हमारा काम उनसे नहीं है, बल्कि हमारा काम तो उनसे है जो अपने रास्ते से भटके हैं, क्योंकि वही हमें कुछ बताना चाह रहे हैं। अब इस बात को कुछ ऐसे समझो कि मिसाल के तौर पर यहाँ आपके पास एक एटम है। मैं एक एटम बना लेता हूँ। ये लीजिए, ये गोल्ड का एटम मैं आपके सामने बना रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। ये न्यूक्लियस आ गया इसका, और ये इसका पहला शेल, और ये
इसके मजीद शेल्स बना लेते हैं हम। गोल्ड फॉइल का ये गोल्ड का एटम, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया इन्होंने, इन्होंने इसमें से पास की अल्फा रेडिएशन। तो ज्यादातर अल्फा रेडिएशन ऐसी थी जो बिना किसी रुकावट के अपने रास्ते से सीधे गई और सीधे जाकर पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी थी उससे टकरा गई। ठीक है। अब अगेन ज्यादातर रेडिएशन तो भाई ऐसी थी जो अपने रास्ते पर रुकी नहीं, वो सीधे जाकर इससे पास हो गई इसमें से। तो थोड़ा सीधा बना लूँ, ये बहुत ज्यादा टेढ़ी हो रही है। इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी, ये सीधे सीधे जा रहे थे और चले भी गए ये सीधे सीधे। ठीक है। कुछ ऐसी रेडिएशंस थी जो ऐसे गई सीधे और वापस अपने ही रास्ते पर आ गई। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये न्यूक्लियस से टकरा कर अल्फा रेज इस तरफ चली गई, यहाँ पर न्यूक्लियस से टकरा कर ये अल्फा रेज इस तरफ आ गई और यहाँ पर टकरा कर ये वापस आ गई। ये जो रेडिएशन साइड में गई है ना, ये वो 3 रेडिएशन है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा मकसद जो सीधे सीधे अल्फा रेज पास हो गई उनसे नहीं है, असल जो हमारा मकसद या काम है वो उन रेडिएशन से है जो डिफ्लेक्ट हुई, जो अपने रास्ते से बिफर गई या अपने रास्ते से हट गई। असल तो हमारा मकसद उनसे है जो आपको नजर भी आ रहा हो। सही है ना। बेटा बात समझ में आ रही है? जी सर सर। गोल्ड फॉइल में तो बहुत सारे एटम्स होते होंगे ना, तो फिर मतलब सिर्फ इतनी सी लाइट रेज क्यों, ओ सॉरी अल्फा रेज वो हुई है रिफ्लेक्ट, बहुत सारी होनी चाहिए थी। बेटा हुई तो बहुत सारी थी, मैं ये तो नहीं कह रहा कि कम हुई थी। असल में देखो, पहली बात तो ये कि इन्होंने जो गोल्ड फॉइल कंस्ट्रक्ट की थी ना, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड गोल्ड फॉइल थी। उसकी वजह यह है कि ये गोल्ड फॉइल एक तो एक्सट्रीमली थिन थी, बहुत बहुत ज्यादा थिन, नॉर्मल जो फॉइल्स होती है उससे भी कई गुना थिन। यानी कि जो गोल्ड के एटम्स है ना, उनकी तादाद कम से कम होगी। और इन्होंने कोशिश ये की थी कि गोल्ड के एटम्स यानी कि इस फॉइल में सिंगल डायमेंशन में, यानी कि एक शीट की सूरत में अलाइन रहे। यानी कि इस कुछ इस तरीके से हो, जैसे ये मान लो ये फॉइल है, इसके अंदर ये एटम इस तरीके से हो। ठीक है, एटम्स इस तरीके से हो। अब एटम का ज्यादातर हिस्सा तो खाली होता है ना, ये अल्फा रेस तो हमें जो बता रही हूँ ये बता रही। चलो मैं तुम्हें हमारा मैं ये तुम्हें थोड़ी देर में तुम्हें ये चीज समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जो तुम्हारा सवाल है अपने पास अभी इस सवाल को याद रखना, मैं थोड़ी देर में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ओके सर। रदरफोर्ड ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में इसको ये रिजल्ट्स मिले। अब जरा एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये कुछ ऊपर का हिस्सा मिटाऊंगा। ले लिया? जी सर। चलिए जी। अब मैं साथ साथ यहाँ पर आपको एक एक्सप्लेनेशन भी देता जाता हूँ और इसके ना पॉइंट्स भी नोट करता जाता हूँ, जो एटॉमिक मॉडल के पॉइंट्स। ठीक है। अब मैंने इससे पहले तुम लोग को एक कैरम की एग्जांपल दी थी, वो कैरम की एग्जांपल में तुम लोग को रिपीट कर रहा हूँ।
मान लो स्ट्राइकर है जिसको हमने सेंटर में स्टिक कर दिया, ठीक है, सेंटर में चिपका दिया उसको। अच्छा, अब इस स्ट्राइकर से मैं एक छोटी क्वीन लूं और इस स्ट्राइकर पर इस जगह पर उसे हिट करूं, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? सर वो सर होल में क्वीन जानी चाहिए। लेफ्ट पर सर वो बेंड हो जाएगी, लेफ्ट सही है ना? में जानी चाहिए। अच्छा, अगर मैं यही काम इस तरफ करूं तो अब ये राइट पर बेंड हो जाएगी, ऐसा ही है। यस सर। और यही जी काम अगर मैं सेंटर पे करूं, टकरा के रिवर्स हो जाएगी, सही है। जी। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स निकाल रहे हैं अपने इस एक्सपेरिमेंट से वो देखना। मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम इज वेकेंट। एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। कैसे पता चला? क्योंकि ज्यादातर अल्फा रेडिएशन जो थी वो बिना किसी चीज से टकराए पास हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, जी सर। यस सर। दूसरी बात क्या कह रही है? देयर एग्जिस्ट समथिंग वेरी डेंस वेरी डेंस इन द सेंटर ऑफ एटम। अच्छा, डेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? जो लफ्ज डेंस है ना, डेंस का मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेंस का मतलब है हैवी मास। डेंस का मतलब होता है हैवी मास, ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट समथिंग वेरी डेंस इन द सेंटर। सेंटर पोजीशन पे कोई बहुत ही भारी चीज मौजूद है, क्योंकि ये भारी चीज अगर ना हो तो ये अल्फा रेज अपने रास्ते से भटके नहीं। ये जो अपने रास्ते से अल्फा रेज भटक रही हैं, इनके भटकने की वजह क्या है? कि इनके रास्ते में कोई बहुत ही भारी सी चीज आ रही है, ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं? तीसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि ऑल दी पॉजिटिव चार्जेस all the positive charges exist in the center of atom। जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो एटम के सेंटर में होते हैं। अच्छा, ये सर इस बात पर ये कैसे पहुंचे? बेटा बहुत आसान सी बात है। देखो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये मास की वजह से, मतलब अल्फा पार्टिकल्स जो बीच से डिफ्लेक्ट हुए, अपने रास्ते से बदले हैं, ये मास की वजह से नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए मान लो, ठीक है। यस सर। तो फिर अच्छा, मास की वजह से नहीं बदला अपने रास्ते से, अल्फा ने अपने मास की वजह से रास्ता नहीं बदला, तो रास्ता तो बदला है सर, फिर वजह क्या होगी? देखो बेटा, अल्फा के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। अगर मैं किसी एक्सट्रीमली पॉजिटिव चार्ज चीज को यस सर। तो बेटा हम बात कर रहे थे कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मास की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब जरा सोचो कि किसी वजह से पॉजिटिव, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज मैं न्यूक्लियस की तरफ फेंकूं, बहुत जोर से फेंकूं, ठीक है। अब न्यूक्लियस खुद भी पॉजिटिव चार्ज है और मैंने बहुत फोर्स से पॉजिटिव चार्ज को उसकी तरफ फेंका है, तो पॉजिटिव चार्ज उसकी तरफ मूव तो करने लगेगा, लेकिन एक हद तक उसके करीब जा पाएगा। चूंकि वो खुद भी पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस के जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको खुद से दूर धक्का देगा, ऐसा ही है। यस यस सर। सर। तो इसीलिए इस बात की वजह से रदरफोर्ड साहब इस नतीजे में पहुंचे कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है एटम के। समझ गए बेटा? जी सर। जी सर। चौथी बात उन्होंने कही, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब चौथी बात उन्होंने कही, भाई सर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब सर ये कैसे पता न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन तो नजर नहीं आए बेटा, इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आए, मैं मानता हूं, लेकिन एक बात बताना मुझे खुद, कि जब कभी ऐसा होता है कि बैटरी से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव टर्मिनल है और दो तार आ रहे हैं, और इन दोनों तारों को मैं आपस में मिलाऊं तो क्या होगा?
बताओ। करंट प्रोड्यूस होगा। स्पार्क होगा बेटा, यस सर। स्पार्क जनरेट होगा। स्पार्किंग। ठीक है, तो अल्फा रेस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जब अल्फा रेस यहाँ से गुजरी ना एटम में से, तो यहाँ पर जैसे ये वाला ऑर्बिटल है, अभी ये तीसरा वाला ऑर्बिटल को देखते हैं, इसमें एक स्पार्क यहाँ जनरेट हुआ, फिर कुछ टाइम बाद यहाँ से भी अल्फा रेस गुजरी तो स्पार्क यहाँ जनरेट हुआ, फिर यहाँ जनरेट हुआ, फिर इस तरीके से इन्होंने पॉइंट्स मार्क किए जहां जहां ये स्पार्क जनरेट होता रहा। जहां जहां ये स्पार्क जनरेट हुआ इन्होंने वहां वहां पॉइंट्स मार्क किए, क्योंकि उन्हीं उन्हीं रास्तों से अल्फा रेस गुजरी थी। इस तरीके से इन्होंने पॉइंट मार्क किए। तो पॉइंट मार्क करने के नतीजे में ये इस बात पर पहुंचे कि जब इन्होंने सारे पॉइंट्स को अपने सामने रखा तो पॉइंट्स कुछ इस तरीके से आए थे। इन्होंने कहा अच्छा, सारे पॉइंट्स को इन्होंने जब ट्रेस आउट किया, यानी कि मिलाया सारे पॉइंट्स को, तो इनके पास एक सर्कुलर शेप बन गया। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम में कंटिन्यूसली घूमता रहता है। ये बात समझ में आई बेटा? जी सर। जी सर। सर शेल्स का भी इन्होंने ही बताया था। बेटा शेल्स का इन्होंने बताया बिल्कुल था। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन ऑर्बिट्स, यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, एक रेडियस पर इलेक्ट्रॉन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और वो शेल्स, मतलब उसको ऑर्बिट कहा था इन्होंने। कह सकते हैं कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था शेल्स को। बिल्कुल ठीक है। जी सर। अच्छा, अगली बात इन्होंने क्या कही? अगली बात इन्होंने कही स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का जो स्ट्रक्चर है इज जस्ट लाइक सोलर सिस्टम, वो सोलर सिस्टम जैसा है। अब इससे तुम लोग बिल्कुल ही एटम के स्ट्रक्चर को समझ जाओगे। भाई सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेंटर में सन होता है, और उस सन के अराउंड हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो कंटिन्यूसली ऑर्बिट की शक्ल में रिवॉल्व करते हैं, है ना? तो ऐसे ही एटम होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और उसके अराउंड जो ऑर्बिट्स होते हैं उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिवॉल्व करता है। सिंपल इज दैट। ठीक है बेटा? यस सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है। अब आप एक काम करें, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं अम्मारा के सवाल का जरा जवाब दे दूं। ले लिया? जी सर। जी जी सर। सर। ठीक है। अच्छा जी, अब अम्मारा ने जो सवाल किया उसके हिसाब से यहाँ पे मैं एक जगह बना लूं। देखो भाई, मैंने कहा कि जो गोल्ड फॉयल है, मान लो ये शीट है, ठीक है? अब इस शीट में एटम्स को उसने कोशिश किया कि वो शीट को इतना पतला बनाए कि सिर्फ एटम की एक ही लेयर हो उसके पास। तो अब हुआ क्या? इस तरीके से मान लो एटम की 3 लेयर्स हैं, और इनके सेंटर में ये जो डॉट मैं बना रहा हूं, ये डॉट बेसिकली इनका न्यूक्लियस है। अब एटम के वॉल्यूम के मुकाबले में जरा न्यूक्लियस का वॉल्यूम देखो कितना सा है। तो अभी भी अगर मैं तुमसे बोलूंगा कि मैं इनमें से अल्फा रेडिएशंस पास करूंगा, तो मुझे खुद बताओ कि ज्यादातर अल्फा रेडिएशंस ऐसी गुजर जाएंगी? जी सर। और कुछ रेडिएशंस जो है वो इधर से टकराकर आगे पीछे बेंड होंगी। तो सारी रेडिएशंस का जो बेंड पाथ है वो इन्होंने देखा था, फिर समझाया इन्होंने एक एटम से था कि ये हुआ है, ऐसा हुआ है। अब समझे? जी सर। चलो फिर आगे चलते हैं मजीद। अब रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल हमने देख लिया, अब डिफेक्ट देखते हैं रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल के। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक, क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है? यहाँ पर जो पहला डिफेक्ट है रदरफोर्ड का, वो क्लासिकल यानी कि पुराने जमाने की फिजिक्स के हवाले से है। क्लासिकल फिजिक्स जो पुरानी फिजिक्स है उस पर है। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती है बेटा? क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि व्हेन अ चार्ज बॉडी मूव, जब कभी कोई चार्ज बॉडी मूव करती है, बॉडी मूव्स, चार्ज बॉडी मूव्स, इट डिसिपेट्स एनर्जी।
वो एनर्जी खर्च करती है, वो एनर्जी, इट डेसिपेट्स एनर्जी। वो डेसिपेट्स की स्पेलिंग देख लेना, मतलब एनर्जी खर्च करती है, ठीक है ना। तो जब भी कोई चार्ज बॉडी मूव करती है तो वो एनर्जी खर्च करती है। अब जरा एटम में आओ, तो एटम में मान लो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एटम में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने जब इस एटम को खल्क किया सदियों पहले, तो 100 जूल की एनर्जी देकर खल्क किया। अब ये घूम रहा है, तो घूमते घूमते बेटा आहिस्ता आहिस्ता इस एटम को अपनी एनर्जी रिलीज भी तो करनी चाहिए ना, एनर्जी खर्च करेगा। भाई मैं तुम्हें एक ग्राउंड में ले जाऊं और ग्राउंड में तुम्हारे सर पे मैं बंदूक रखूं और तुमसे कहूं कि भागो, और जब तक अगर रुकोगे तो गोली मार दूंगा, ना तुम्हें खाने को दूं ना पानी को दूं, सिर्फ भागने पे मजबूर करूं, तो भाई कब तक भाग लोगे? जब तक बॉडी में एनर्जी है, क्योंकि तुम्हें बाहर से तो कहीं से एनर्जी मिल नहीं रही। एक वक्त आएगा तुम्हारी बॉडी की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और जिस वक्त तुम्हारी बॉडी की एनर्जी खत्म हो जाएगी यू विल फॉल डाउन। तो ऐसे ही होना चाहिए ना कि एटम में इलेक्ट्रॉन चूंकि कंटिन्यूअसली घूम रहा है, सदियों से घूम रहा है, तो कभी ना कभी तो इसकी एनर्जी जीरो होनी चाहिए। जब इसकी एनर्जी जीरो होगी तो ये इलेक्ट्रॉन फॉल कर जाएगा किस पर? न्यूक्लियस पर। ये इलेक्ट्रॉन गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस पर, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अगर कभी ऐसा ही हुआ, अगर कभी ऐसा हुआ फॉल ऑन न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस पर फॉल हो जाए, अगर एनर्जी इसकी जीरो हो जाए, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो मैटर विल डिस्ट्रॉय, इस दुनिया का जितना मैटर है वो तबाह हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस पे गिरने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस पे गिरने का मतलब ये है कि एटम तबाह हुआ, और एटम के तबाह होने का मतलब क्या है? मैटर तबाह हो गया। इज दैट क्लियर? Yes, जी sir. सर, यस सर। यस सर, यस सर। कोई सवाल इसमें? No, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलेंगे, दूसरा डिफेक्ट आपको बताते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। यस सर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं दूसरे स्पेक्ट्रम पे। स्पेक्ट्रम का डिफरेंस जो है, अच्छा ये तो आपको कल समझा दिया था स्पेक्ट्रम वगैरह, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। भाई देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम में, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कंटिन्यूसली, वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है एटम के अंदर, रुकता नहीं है। जब वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो इट रिलीज एनर्जी, कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से उसको एनर्जी जो है वो भी कंटिन्यूसली रिलीज करनी चाहिए, एनर्जी कंटिन्यूसली, उसको वो एनर्जी भी कंटिन्यूसली रिलीज करनी चाहिए, ठीक है। और जब कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज होगी तो द स्पेक्ट्रम शुड बी कंटिन्यूस। स्पेक्ट्रम कैसा होना चाहिए फिर? स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस ही होना चाहिए। क्या ख्याल है, क्या कहते हैं आप लोग जी इस सवाल सर। से? ऐसा ही है ना, बट ऐसा नहीं जी। होता। एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं होता, एटम्स स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम। एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? स्पेक्ट्रम इज लाइन स्पेक्ट्रम। एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं होता बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है बेटे? जी सर। जी सर। तो दो ऑब्जेक्शंस हुए रदरफोर्ड पर। पहला ऑब्जेक्शन तो ये था कि भाई एटम न्यूक्लियस पर गिरता क्यों नहीं है? एटम में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली, सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस पर गिरता क्यों नहीं है? इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली एटम में रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब एटम में कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है तो कंटिन्यूसली उसे एनर्जी रिलीज भी करनी चाहिए। जब वो एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज कर रहा है तो उसे एनर्जी, जब वो कंटिन्यूसली रिलीज कर रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उसकी एनर्जी जीरो होनी चाहिए, और जब जीरो होगी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पर गिर जाना चाहिए। लेकिन कभी भी न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन नहीं गिरता, और कभी अगर गिरेगा तो एटम तबाह हो जाएगा। तो सवाल ये हुआ कि भाई क्यों नहीं गिरता। दूसरा सवाल ये हुआ कि एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है वो उसूली तौर पर आना चाहिए कंटिन्यूअस, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है और उसकी वजह से एनर्जी कंटिन्यूअसली रिलीज होती रहती है। जब एनर्जी कंटिन्यूअसली रिलीज होती रहती है तो जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए वो भी कंटिन्यूअस आना चाहिए, जैसा कि आप लोग यहाँ देख भी सकते हो कि सारे कलर्स एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा हो, बीच में गैप ना हो, ठीक है? ऐसा होना चाहिए, ठीक है? ये कहा
मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एटम का जब भी स्पेक्ट्रम निकाला गया है तो एटम का स्पेक्ट्रम आया है लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है, डिसकंटिन्यूस या लाइन स्पेक्ट्रम आया। तो ऐसा क्यों होता है कि एटम का स्पेक्ट्रम डिसकंटिन्यूस या लाइन आता है? तो ये दो ऑब्जेक्शंस थे जो रदरफोर्ड साहब के एटॉमिक मॉडल पर हुए हैं। अब इन दो ऑब्जेक्शंस को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि अगर ये दो ऑब्जेक्शंस हमें अच्छे से समझ नहीं आते तो अगला जो हमारा टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, वो हमें समझ नहीं आएगा। बोहर्स के एटॉमिक मॉडल को समझने के लिए रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की इन खराबियों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अशद जरूरी है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो कल की क्लास में जब आप लोग आए तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को एक मरतबा रिवाइज कर लीजिएगा, और इसकी जो एटॉमिक मॉडल में खराबी है उसको एक मरतबा रिकॉल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह कल की क्लास में हम बोहर का एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करेंगे। सही है बेटा? ओके सर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जी सर।